दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है और जो ये एडवर्स पोजीशन के दावे हैं या कुछ और इस तरह की चीजें हैं, क्या इस तरह के दावों को प्रिलिमिनरी तौर पर भी खारिज किया जा सकता है कि मान लीजिए आप किसी ने किसी की जमीन ए ने बी की जमीन पर कब्जा कर रखा है और वो कब्जा किए हुए उसको 12 साल से ऊपर हो गए हैं। 12 साल के बाद अगर वो व्यक्ति दावा डालता है तो अक्सर ये होता है कि सूट चलता है और फिर मुकदमा 5-10 साल नीचे फिर ऊपर ऐसे करते करते बहुत लंबा समय बीत जाता है और ट्रायल चलता है। लेकिन 7 रूल 11 सीपीसी जो है वो ये कहता है कि किसी भी केस के अंदर यदि उसके अंदर जो है काज ऑफ एक्शन ही नहीं बनता है तो उसमें उस सूरत में उस प्लेंट को रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को डील करता है ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी। तो क्या प्राइमरी तौर पर जो ये लॉ ऑफ लिमिटेशन है उसको अप्लाई करके दावे को खारिज करवाया जा सकता है? चलिए इसको जानते हैं। सेल डीड के मामलों पे भी ये लागू होता है। मतलब ये एक अनोखी टाइप की जजमेंट है जो मतलब लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी जो है ना प्राइमरी तौर पे 7-11 के अंदर जो है, अदरवाइज जो है लॉ ऑफ लिमिटेशन को मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स माना जाता है। लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर उसी ग्राउंड के ऊपर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ शुरू से शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति प्लेंटिफ जो है उसने दावा दायर किया सिविल सूट नंबर, और उस सूट के अंदर उसने जो मांगा उसने कहा कि डिक्लेयर दैट द प्लेंटिफ, मतलब मैं इस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर हूँ और जो प्लेंट में मैंने बताया है, और उसने ये भी कहा कि नो अदर पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डील, मतलब कोई और किसी का इससे कोई लेना देना नहीं है, और रिस्ट्रेन द प्लान डिफेंडेंट परमानेंटली, उनको रिस्ट्रेन किया जाए। इसके साथ साथ उसने कुछ डिक्री को भी चैलेंज किया, सिविल सूट की एक डिक्री थी। इसके साथ साथ उसने इसको पोजीशन का भी दावा कि मेरे को इसकी पोजीशन दिलवाई जाए। तो यहाँ पे जब ये दावा डला तो जो रिस्पोंडेंट थे इस केस के अंदर जो जो सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई ऑर्डर 7 रूल 11 की कि देखिए साहब, ये जो रिलीफ मांग रहा है इस जो यहाँ पे एक सेल डीड है जिसको वो चैलेंज कर रहा था, चैलेंज किया प्लेंटिफ ने, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि ये जो सेल डीड है इसको ये चैलेंज करने की जो लिमिटेशन थी, 3 साल लिमिटेशन होती है किसी भी सेल डीड को, फ्रॉड के बेस पे आप चैलेंज करते हैं, तो वो जा चुकी है और इसलिए ये दावा ही मेंटेनेबल नहीं है, इसको रिजेक्ट किया जाए। ये जो है नेसेसरली कोर्ट का टाइम खराब होगा, मतलब अगर ये इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन जो है ट्रायल कोर्ट में ये एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने मैटर को रिमांड बैक किया, और रिमांड बैक के बाद भी फिर भी जो है एप्लीकेशन डिसमिस हो गई। फिर हाई कोर्ट में आए और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई उसमें उन्होंने बताया कि प्राइमा फेसाई जो है, प्लेंटिफ ये दिखाता है कि मतलब हाई कोर्ट ने गलत, सॉरी, प्राइमा फेसाई हाई कोर्ट ने जो है गलत फैसला पास किया है, जबकि सूट जो है वो बार्ड बाय लिमिटेशन था और इस इश्यू को इंडिपेंडेंटली डील किया जाना चाहिए था कि अगर लिमिटेशन ही नहीं तो सूट को चला के करोगे क्या। लेकिन रिस्पोंडेंट का ये कहना था कि भाई ये तो मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स है, ये तो सूट चलेगा तब डिसाइड होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लीडिंग के बेस पे जो है ना इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ मामला हम देखते हैं क्या है, इस बहुत लंबी चौड़ी ये जजमेंट है। बेसिक फैक्ट्स को जान लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या चैलेंज किया था और किस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को ही मतलब रिजेक्ट, प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, दावा डिसमिस नहीं कर दिया। दावा डिसमिस तो तब होता है जब सूट चलता है और उसके बाद जो है गवाहियां होती हैं और गवाहियों के बाद में जाके फिर पूरा केस बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट अगर ये चले, कैसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा, फास्ट नहीं चलेगा। चलो 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 चलो, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, बहुत लंबी चौड़ी ये जजमेंट है। मैं आपको मेन मुद्दे पे लेके आता हूँ जहाँ पे, यस, यहाँ पे या in the present case the right to sue had first accrued to the predecessor of the plaintiff when the properties were brought for sale by the court। मतलब कोर्ट ऑक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी सेल हुई थी, और वो कब सेल हुई थी? 1952 के अंदर। 1952 के अंदर ये प्रॉपर्टी सेल हो गई। तो
1952 में सेल होने के बाद इनके जो प्रीडिसेसर थे उन्होंने भी इसको चैलेंज नहीं किया। मतलब ये लड़का जिसने सूट फाइल किया वो ये कहता है कि मैं बच्चा था और मेरी इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता था। अब प्लेंटिफ भी जो है मेजर कब हो गया, 1984 के अंदर वो मेजर हो गया। तो यहाँ से भी अगर देखते हैं तो 3 साल उसको मिलते हैं कि भी वो अपनी डिक्लेरेशन ले सकता है, प्रॉपर्टी में चैलेंज कर सकता है, लेकिन इसने सूट फाइल किया 2008 के आसपास। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो इशू है ये मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स नहीं है। कोर्ट ऑक्शन वाज हेल्ड इन 1938, सेल डीड वाज रजिस्टर्ड 1952। तो ये जो चीजें हैं भाई 1952 में एक रजिस्ट्री हो चुकी है, और उसके बाद आप इतने सालों बाद जो है ना कि इसको लिमिटेशन के मतलब चैलेंज कर रहे हो, 50 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, तो ये नहीं कर सकते। और ये प्राइमरी इशू के तौर पर इसको लिया जा सकता है और पूरी की पूरी जो प्लेंट है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। ये जजमेंट लेटेस्ट जजमेंट है, ये 20 दिसंबर 2024 की जजमेंट है। तो यहाँ पे कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि वी आर नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द पोजीशन ऑफ लॉ दैट लिमिटेशन इज ए मिक्स्ड। मतलब हम इस बात से असहमत नहीं है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ होता है, लेकिन यहाँ पे प्लेंट को देखने से मतलब पूरा पता चल जाता है कि ये जो प्लेंट है ये रिजेक्ट करने के लायक है, क्योंकि इस केस के अंदर सीधा सीधा ये दिखता है कि भी ये 1952 में रजिस्ट्री होगी, उसके बाद ये मेजर भी हो गया, मेजर होने के बाद भी 3 साल की लिमिटेशन थी, तब भी इसने चैलेंज नहीं किया। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन के बेस पे जो है ना इस ये सूट मतलब 7 रूल 11 के अंदर जो है ना ये दावा ही रिजेक्ट मतलब प्लेंट ही रिजेक्शन बनता है। और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट जो है वो उन्होंने इरोनियस फैसला किया कि इस एप्लीकेशन को मंजूर डिसमिस कर दिया, इसको मंजूर करना चाहिए था। तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये जो सूट है इसको डिसमिस प्लांट अंडर द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द प्लांट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11D of CPC is allowed by rejecting the plaint। तो ये प्लेंट को हम रिजेक्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन के ऊपर भी जो है ना किसी सूट को प्राइमरली तौर पर बिल्कुल प्रथम दृष्टया 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगा के डिसमिस करवाया जा सकता है। बहुत सारे एडवर्स पोजीशन के केसेस होते हैं जहां पे एडवर्स पोजीशन है आपका और दूसरी पार्टी ने आके केस कर दिया, वहां उस सूरत में अगर आप ये साबित कर देते हो कि इस व्यक्ति को 12 साल से पता है, मतलब इसको जो है ना बहुत लंबे समय से पता है, आप सेल डीड कोई चैलेंज करा, अगर आप उसमें 7/11 की एप्लीकेशन लगाते हो कि ये 3 साल से पहले से इसको पता है, अगर उस टाइम से इसको पता है, क्योंकि मुखालफाना कब्जा जो है उसमें 12 साल के अंदर अंदर जो है ना 12 साल से कम है तो वो जो एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाता। लेकिन 12 साल के बाद भी अगर कोई दावा दायर करता है तो वहां पे वो सूट चलता रहता है। लेकिन आप उसमें अगर ये साबित करने में कामयाब होगे इसको जो है मेरी इस पोजीशन के बारे में 12 साल पहले से पता है, तो वहां 12 साल की लिमिटेशन है, तो वो उसका वो दावा भी खारिज हो जाएगा। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, आज की जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नए नए विषय जो आप चाहते हैं उनके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना तसल्ली से इस चैनल को देखते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।